जो भारत की आज़ादी की लड़ाई का पिछले इतिहासकारों ने ब्यौरा दिया है, उसमें शुरू के इतिहासकारों ने आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में खुलकर नहीं बताया, जो कि आज के मॉडर्न इतिहासकारों का मानना है कि हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस जी का योगदान सबसे बड़ा था। आज इसी विषय में बात करते हैं हम। सुभाष चंद्र बोस, जो सबको मालूम है कि उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की और बहुत ही धनी परिवार से वो संबंध रखते थे, और बजाय कि वो अंग्रेजों की नौकरी करते और एक अच्छा कैरियर जी लेते, उन्होंने उसको त्यागा और उन्होंने भारत माँ की सेवा करने का निर्णय लिया। ये दर्शाता है कि वो कितनी तीव्र बुद्धि के थे, और दूसरी तरफ उनमें देशभक्ति का कितना बड़ा जज्बा भरा हुआ था। सुभाष चंद्र बोस को जी क्या कहते, बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट बने, और उनका जो उस वक्त का मुख्य कार्य था वो था कि यूथ को बढ़ाना और ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स को बढ़ाना। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि सुभाष चंद्र बोस जी बहुत ज़्यादा सहमति महात्मा गांधी से नहीं रखते थे, और जो अन्य नरम लीडर थे कांग्रेस के, जिसका कि एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर उन्होंने मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था, जिसमें कि डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। आज इंडिया की आज़ादी के लिए, मतलब भारत की आज़ादी के लिए डोमिनियन स्टेटस मांगा गया था, जबकि सुभाष चंद्र बोस जी जैसे लीडर्स वो पूर्ण स्वराज की मांग करते थे। उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना भी की, और सुभाष चंद्र बोस जी ने जो नमक सत्याग्रह था 1930 में जो शुरू हुआ था, उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उसमें बहुत योगदान दिया, और जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट डर भी गई, और बड़े बड़े ब्रिटिश लीडर्स जो यहाँ के गवर्नर जनरल थे वो अंदर से सुभाष चंद्र बोस से बहुत बुरी तरह कांपते थे, और उन्होंने सुभाष जी को अरेस्ट भी किया। और सुभाष चंद्र जी ने बहुत बुरा लगा उनको, उन्होंने बहुत ही ओपनली बोला जब महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म कर दिया। महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया था जब उन्होंने 1931 में गांधी इरविन पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। सुभाष चंद्र बोस जी इसके बहुत खिलाफ थे। एक तो महात्मा गांधी जी ने उस वक्त गवर्नमेंट के सामने ये शर्त नहीं रखी कि जो भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा दी गई है उसको क्या कहते खत्म कर दिया जाए या कम कर दिया जाए, जो कि वो एक नेगोशिएट तो कर ही सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया, और सुभाष चंद्र बोस जी ने इस चीज का खुलेआम विरोध किया। और यहीं से थोड़ा सा, अगर क्योंकि कुछ बातें तो इतिहास में क्लियर नहीं होती हैं, कि महात्मा गांधी की और सुभाष चंद्र बोस जी की विचारधाराएं अलग अलग होनी शुरू हो गई थी। और मैं पुनः बोलना चाहूँगा, गांधी इरविन पैक्ट जो था वो 1931 में साइन हुआ था, और मार्च 1931 में ही क्या कहते, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। गांधी इरविन पैक्ट का एक महत्व ये भी है, ये पहली बार था कि ब्रिटिश वायसरॉय, मतलब जो कि क्या कहते अब, और कांग्रेस एक इक्वल फुटिंग पे थी और एक साथ साइन कर रहे थे। तो उस वक्त सिर्फ सुभाष चंद्र बोस जी का ही नहीं, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे देशभक्तों का मानना था कि अगर गांधी जी अड़ जाते कि भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, तो शायद अंग्रेजों को अपना नरम रुख करना पड़ता और उनकी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो सकती थी।
तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही शुभ रहता, क्योंकि भगत सिंह जैसा इंटेलेक्चुअल और देशभक्त नेता, जैसे कहते हैं ना, भूतो ना भविष्यति, लेकिन उनके लिए उन्होंने बात ही नहीं कही। और ये बहुत ही अजीब सा विषय है जिसके बारे में जितना कहा जाए, जितना सोचा जाए, उतना ही कम है। अब बात करते हैं 1938 की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के हर साल इलेक्शन होते थे प्रेसिडेंट के लिए, और जो हरिपुरा सेशन था, गुजरात में है हरिपुरा एक जगह, 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी लड़े इलेक्शन, और यूनैनिमसली, मतलब जिन लोगों ने मन बनाया भी था वो भी बैठ गए, और सबने मिलकर उनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया। और सुभाष चंद्र जी का, बोस जी का जो मानना था कि जो मिनिस्ट्रीज बनी हुई थी उस वक्त, कि उसमें हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, जो भी उसमें मिनिस्टर थे। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात सुभाष चंद्र बोस जी उसी वक्त करते थे। देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात सुभाष जी ने उसी वक्त बता दी थी। और क्या कहते, नेशनल प्लानिंग कमेटी का भी जिक्र उनकी प्रेसिडेंटशिप में हुआ था। और बड़े मजे की बात है, सुभाष चंद्र बोस ने प्रिंसली स्टेट्स के लिए भी एक काम किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मोरल सपोर्ट देगी उन लोगों को जो कि एजिटेट कर रहे हैं प्रिंसली स्टेट्स में गवर्नमेंट के खिलाफ। अगले ही साल, क्योंकि मैंने बताया ना कि हर साल कांग्रेस के इलेक्शन हुआ करते थे, अगले ही साल 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपना नाम फिर दिया प्रेसिडेंट के लिए, कि वो दोबारा प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं कांग्रेस के। लेकिन महात्मा गांधी जी खुश नहीं थे भाई। जब सुभाष बोस जी ने कहा कि मैं कैंडिडेट बनूंगा, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और मेंबर जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के थे, वो भी थोड़े से खोल के कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन महात्मा गांधी ने खुल के सुभाष चंद्र बोस जी का विरोध किया, और उन्होंने अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया, पत्ता भाई सीतारमैया। इलेक्शन हुए, सुभाष चंद्र बोस जी जीते वो इलेक्शन, और सुभाष चंद्र बोस जी को मिले 1580 वोट्स, मतलब 1580 वोट्स, जबकि पत्ता भाई सीतारमैया, जिनको कि पूरा समर्थन दिया था महात्मा गांधी ने खुलेआम, और सारे लोगों को बोला था कि पत्ता भाई सीतारमैया को प्रेसिडेंट बना जाए, उनको मात्र मिले 1377 वोट। इस तरह से सुभाष चंद्र बोस जी का व्यक्तित्व और प्रभाव कांग्रेस में कितना है सबको नजर आ गया था। देखिए, अब यहां पे विरोधाभास देखिए। अब महात्मा गांधी जी ने बधाई तो दे दी सुभाष चंद्र बोस जी को उनके इलेक्शन जीतने पर, लेकिन साथ में यह भी बोल दिया कि पत्ता भाई की जो हार है ये मेरी हार है। तो ये विरोधाभास की स्टेटमेंट से साफ क्लियर हो जाता था कि महात्मा गांधी जी सुभाष चंद्र बोस जी की कार्यशैली से खुश नहीं थे, और वो उनको आगे बढ़ाना भी नहीं चाहते थे या बढ़ता हुआ देखना भी नहीं चाहते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। सुभाष चंद्र बोस जी का ये नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, का नारा भी सर्वश्रेष्ठ नारा माना जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से सहायता लेने का प्रयास किया था तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें खत्म करने का आदेश दिया था। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश
व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस स्थायी सरकार को दे दिए। सुभाष जी उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। 1944 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया और ये एक बहुत ही भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा था और यही एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। यहाँ पे कई इतिहासकारों ने अलग अलग विचारधारा दी है। ये युद्ध अगर 1944 की जगह 1943 में हो गया होता तो सुभाष जी की बहुत बड़ी विक्ट्री होती, क्योंकि 1944 तक जापान वीक पड़ गया था। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है।